हेलो बालक, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। एफएम के रिविजनरी सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमित सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बालक, ये जो सेशन है ना, ये जो रिवीजन सीरीज है, ये इस रिवीजन सीरीज में हम एफएम को पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं। एसएम के हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे स्टडी मैट का, और साथ ही साथ हम स्टडी मैट के क्वेश्चंस के आधार पे किस तरह से फाइनल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जामिनेशन में, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। हम चैप्टर वाइज इस बात को देखेंगे किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में डेविएशंस आए, कहां कहां वेरिएशन आए, क्या नया डेटा एंटर किया गया, क्वेश्चन में डाला गया, जिसकी वजह से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो गया और कभी कभी हम एग्जामिनेशन में बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव सेशन में पहले आपको बता दूं, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम प्रॉब्लम करते चलेंगे। जाहिर सी बात है आपको बहुत ही अटेंटिव रहना होगा, जाहिर सी बात है आपको भी अपने लेवल पे थोड़ी मेहनत करनी होगी, राइट। और हम पूरी तरह से एसएम के एक एक प्रॉब्लम को, स्टडी मैट को खत्म करने जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि लाइकवाइज हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी क्या करने जा रहे हैं, तो पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं। अब मैं आपको यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हर एक इस सेशन के साथ हर एक चैप्टर के कंप्लीशन के बाद टेस्ट भी शेड्यूल्ड है, राइट। और ये सारी जानकारी आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी मैं नोट्स यूज कर रहा हूं ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे, राइट। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, नोट को एक्सेस कर सकते हो। आप उसे पीडीएफ फॉर्म में रखना चाहो, पीडीएफ फॉर्म में रखो, आप उसे प्रिंट करना चाहो, आप उसे प्रिंट कर लो, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। लेकिन सेशन को जरूर कंप्लीट करना, हर एक सेशन को कंप्लीट करना, शुरू से लास्ट तक कंप्लीट करना। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 प्रोडक्टिव फॉर यू। साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं, एसएम का डिटेल्ड रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 5, है ना, इट्स डन, राइट। सो प्लेलिस्ट में जाओगे, एफएम एसएम कंप्लीट रिवीजन का प्लेलिस्ट है आपके, आप यूट्यूब पे जाओगे, उसमें आप जाके आप देख सकते हो, चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ बुलेट पॉइंट रिवीजन जो है एसएम का, वो आने वाले समय में होगा। एफएम के कंप्लीट रिवीजन के बाद, हर एक चैप्टर का डिटेल कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के रिवीजन के बाद, ऑल्सो वी विल हैविंग अ राउंड ऑफ फॉर्मूला रिवीजन। वो हम बाद में करेंगे, पहले आप एक बार गो थ्रू करो अच्छी तरह से मेरे साथ। मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और थॉरोली कवर कर रहे हैं। स्टडी मैट में हम कुछ भी नहीं छोड़ने जा रहे हैं, राइट। सो यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी जर्नी को। सो ये हमारा जो सेशन होगा, उसके लिए यू विल बी यूजिंग स्टडी मटेरियल्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्टडी मटेरियल आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा, बिकॉज इट इज 100% बेस्ड ऑन स्टडी मैट। तो इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो भले ही थोड़ा सा दूसरी तरह से है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रिवीजन नोट्स है, शॉर्ट नोट्स हैं, तेजी से आप रिवाइज कर सको, इस पर्पज से मैंने बनाया है। बट कंटेंट आपका फेमिलियर होगा, जो आपको मैंने क्लासरूम में पढ़ाया है वही कंटेंट आपको यहाँ दिखेगा, जो आपके बुक में है वही कंटेंट आपको यहाँ दिखेगा, तो उसकी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एज फार एज शेड्यूल ऑफ द सेशन इज कंसर्न, तो रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ सेशन यू कैन गेट फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो में डला हुआ है, वहां जाओ, उसको क्लिक करो, टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन। वही मैं आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सेशन को। और पहले सेशन में, एज इट इज प्री डिसाइडेड, वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का कॉस्ट, है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को देखें, so we can have capital from different sources. We can have capital from debenture, equity share capital है हमारे पास, preference share capital है। So we have to see the overall cost of capital, and this chapter is dedicated for that only. Here we learn to calculate the cost of individual sources of capital, और फिर हम जाके उसका weighted average calculate करना सीखते हैं, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये सारे कैलकुलेशंस आपको क्या करना है, सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 को, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसा मैंने आपको कहा, in this session we will be covering concept as well as the problems. So cost of capital, what is cost of capital exactly? आप क्या कहते हो? cost of capital is basically expectation of investors. जब भी इन्वेस्टर बिजनेस को मनी लेंड करेगा, मनी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, उससे वो रिटर्न चाहेगा, है ना। कोई भी ऐसा होता है, कोई भी ऐसा करता है, whenever you invest somewhere some money you would like to have return on that. आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है रिटर्न को लेके? कितना आप एक्सपेक्ट करोगे, कम करोगे या ज्यादा करोगे? अब आप ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो व्हेन वी सी कि अगर आपका फंड सिक्योर है, लेट्स से यू पुट इट इन बैंक एज अ एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो आपकी एक्सपेक्टेशन कम होती है। लेकिन अगर वही आप शेयर मार्केट में लगाते हो, तो आप कहते हो कि आई एम टेकिंग रिस्क, हो सकता है कि मेरा पैसा डूब जाए,
तो अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो जैसे ही रिस्क बढ़ता है तो रिटर्न की इच्छा भी बढ़ती है। हम चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न वहां से जनरेट करें, और वो रिटर्न आप इसलिए डिमांड करते हो क्योंकि आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर? दैट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न required by the investor who provide capital to the firm. This cost of capital expressed in rate is used to discount or compound the cash flow. इसी से हम क्या करते हैं, कैश फ्लो को डिस्काउंट या कंपाउंड करते हैं। When we have to bring the future cash flow into present value, we will be discounting with the cost of capital. हम उसी से क्या कर रहे होते हैं, उसको डिस्काउंट कर रहे होते हैं। That we already know. Cost of capital is also called as cut-off rate, hurdle rate और minimum rate of return। आप जानते हो इसको बहुत अच्छी तरह से। इसी को हम हर्डल रेट भी कहते हैं, कट ऑफ रेट भी कहते हैं, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। You know, as far as cost of capital is concerned, it is used as a benchmark for the following purpose. जैसे हम कहते हैं evaluating investment project, capital busting decision में आप इसको यूज करते हैं। You have multiple projects, right? Project A, B, C and so on, and you have to evaluate those projects. Those projects से associated cash flow को you have to bring it into present value, और फिर आप present value of cash inflow minus present value of cash outflow is equal to NPV कैलकुलेट करते हो। वो डिस्काउंटिंग करने के लिए आपको जरूरत होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो ये आपको इसमें काम आएगा। सेकंड, डेट पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए, फ्रेमिंग द डेट पॉलिसी ऑफ द फॉर्म। सो सपोज यू आर गिविंग गुड्स ऑन क्रेडिट टू द कस्टमर, तो जाहिर सी बात है फ्रॉम दैट यू विल बी ड्रॉइंग सम बेनिफिट। तो आपका बेनिफिट और कॉस्ट का जो एनालिसिस है वो आपको करना होगा, एंड इन दैट केस कॉस्ट ऑफ कैपिटल देयर आल्सो विल बी यूज्ड। असेसिंग लीजिंग प्रपोजल्स में भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल है, एंड यहीं से आप सिग्निफिकेंस भी देख सकते हो। इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, राइट। चलिए आते हैं मुद्दे पे। हमारा मुद्दा है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो वेरियस कैपिटल इज अंडर कंसिडरेशन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डिबेंचर, वी हैव द प्रेफरेंशियल, वी हैव द इक्विटी एंड वी हैव द रिटेन्ड अर्निंग्स। ये चार आपके पास सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैं, चार टाइप के कैपिटल हैं आपके पास। तो डिबेंचर देखना है, प्रेफरेंशियल देखना है, इक्विटी देखना है और रिटेन्ड अर्निंग देखना है। और हमें क्या करना है, इन सब के कॉस्ट को कैलकुलेट करना हमें सीखना है। रोटेशन से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को केडी से डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को केपी से डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को केई से डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को केआर से डिनोट करते हैं। फिर इनका हम वेटेड एवरेज निकालते हैं, उसी वेटेड एवरेज को डब्ल्यूएसीसी को हम क्या कहते हैं, केओ कहते हैं, या फिर हम इसको केडब्ल्यू कह देते हैं, या समटाइम्स यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज लाइक केसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। केओ केडब्ल्यू केसी बोलो, सबका मतलब एक ही है। दिस इज बेसिकली डब्ल्यूएसीसी ऑफ व्हाट, केडी केपी केआर एंड केई। तो पहला टॉपिक हम पिक करने जा रहे हैं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट। इसके बात करें, डिबेंचर की बात करें, तो डिबेंचर के कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न द फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट, राइट। तो डिबेंचर क्या होता है, हम जानते हैं डिबेंचर। तो डिबेंचर की जैसे हम बात करते हैं तो डिबेंचर के कुछ पिक्यूलियर फीचर्स होते हैं, एंड दैट फीचर वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। अगर हम किसी भी डिबेंचर की बात कर रहे हैं तो डिबेंचर कम्स विद अ रेट। डिबेंचर किसके साथ आता है, एक रेट के साथ आता है ना। यहीं से शुरू करते हैं, कूपन रेट से। कूपन रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो यू गेट अ फिक्स्ड इनकम इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो डिबेंचर में आपको ओनरशिप नहीं मिलती कंपनी की। आपने डिबेंचर अगर बाई किया किसी भी कंपनी का तो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बट यू आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। ओनरशिप कहां से मिलती है, इक्विटी शेयर कैपिटल से मिलती है, वी नो दैट। सो डिबेंचर कम्स विद अ कूपन रेट। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट। क्या ऐसा हो सकता है किसी डिबेंचर में कूपन रेट हो ही ना, तो हम कहते हैं हाँ हो सकता है। कब हो सकता है, तो हम कहेंगे अगर जीरो कूपन बॉन्ड हो या डीप डिस्काउंट बॉन्ड हो, दीज आर द एक्सेप्शंस। इसमें हमारे पास कूपन रेट क्या होता है, जीरो होता है। तो क्वेश्चन में अगर जीरो कूपन बॉन्ड लिखा हो तो समझ जाना है कि कूपन क्या है, जीरो है, मतलब इंटरेस्ट रेट इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर डेट में नहीं मिलने वाला है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट टू बी पेड, दैट इज कूपन रेट, नंबर वन। नंबर टू इज द फेस वैल्यू। नाउ व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ अ डिबेंचर? फेस वैल्यू का मतलब होता है डिबेंचर विल बी इशूड एट सर्टेन प्राइस, एंड दैट इज द फेस वैल्यू। आप कहते हैं 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, सो 100 इज द फेस वैल्यू हियर। So every debenture is denominated with some value, and that value is what? Face value, we know that. So debt bond denominated with some value called as face value. Base for interest calculation हमेशा याद रखना है. Whenever we have to calculate the interest, interest is always calculated in face value. है ना। तो भले ही प्रीमियम डिस्काउंट की बात हो, प्रीमियम पे इशू हो, डिस्काउंट पे इशू हो, या करंट मार्केट प्राइस की बात हो, जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे आप हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे, बाय रूल आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से। नंबर 3, मैच्योरिटी पीरियड। अ डेट मे कम विद अ मैच्योरिटी पीरियड। व्हाई आई एम सेइंग मे कम, बिकॉज जब मैच्योरिटी की बात करते हो तो फिर हम कहते हैं दो तरह के डेट होते हैं। बेसिकली रिडेम्पशन के आधार पे हम दो तरह के डेट को लेते हैं, इरिडीमेबल डेट एंड रिडीमेबल डेट। इरिडीमेबल डेट कभी भी रिडीम नहीं होता,
तो उसका मैच्योरिटी पीरियड कभी ओवर ही नहीं होता, वो चलता रहता है हमेशा के लिए। रिडीमेबल डेट का एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, जिसके बाद उसको क्या करना होता है, रिडीम होता है, तो रिडीम करना पड़ता है। तो मैच्योरिटी पीरियड का मतलब हुआ लाइफ ऑफ द डेट, कितने साल के लिए, है ना। मान लो 5 साल के लिए है तो हम कहते हैं लाइफ ऑफ डेट इज 5 ईयर, दैट इज द मैच्योरिटी पीरियड। 2012 में इशू हुआ, 5 साल का लाइफ है, 2017 में मैच्योर होगा, तो दैट इज योर मैच्योरिटी पीरियड। सो कम्स विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड इफ रिडीमेबल। मैंने क्या कहा, अगर रिडीमेबल है तो फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होगा, वरना मैच्योरिटी पीरियड की कोई बात नहीं होती। नंबर 4, रिडेम्पशन वैल्यू। अब रिडेम्पशन वैल्यू होता है जिस वैल्यू पे इसको रिडीम किया जाता है। कुछ ना दिया हो तो फेस वैल्यू इज द रिडेम्पशन वैल्यू, हमेशा याद रखना है, फेस वैल्यू इज द रिडेम्पशन वैल्यू अगर कुछ ना दिया हो। लेकिन अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दिया हो कि भाई इस तरह से इसको रिडीम किया जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप वैल्यू को ट्रीट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन डेट कवेनेंट्स आरवी इज डिटरमिन्ड, may vary from face value, may vary from face value, generally it is face value, but if some information regarding the RV is given, redemption value is given, तो that will change। redemption value को short में हम क्या दिखाते हैं, RV दिखाते हैं। नंबर 5, बेनिफिट टू द कंपनी। एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ आपको टैक्स शील्ड का मिलता है, बिकॉज अगर आपको इनकम स्टेटमेंट याद हो तो क्या कहते हो आप कि वी स्टार्ट विद द, जैसे ईबीआईटी से शुरू करते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी, उस पर लगता है टैक्स, लगता है ना, यानी कि टैक्स डिडक्टेबल होता है इंटरेस्ट, और जब इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड टू टैक्स रेट इज द अमाउंट दैट इज द टैक्स शील्ड। तो टैक्स शील्ड मिलता है आपको जब आप डिबेंचर को यूज करते हैं, तो ये भी एक फायदा है कि डिबेंचर गिव्स यू व्हाट, टैक्स शील्ड, इंटरेस्ट पेड सेव्स द टैक्स लायबिलिटी। नंबर 6, टाइप्स, इट मे बी रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। इसके अलावा एक और टाइप को हमें ध्यान में रखना चाहिए, कन्वर्टेबल एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर। सिंपली दिमाग में रख लो, कन्वर्टेबल डिबेंचर में यू विल गेट एन ऑप्शन दैट एट द मैच्योरिटी यू विल हैव एन ऑप्शन टू रिडीम इट और गेट इट कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स, तो दैट इज द कन्वर्टेबल डिबेंचर। और कन्वर्टेबल डिबेंचर का कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में है, तो वी हैव टू सी दैट एज वेल। ओनरशिप एंड इन्वॉल्वमेंट की बात कर लो, नो डिबेंचर का कोई ओनरशिप नहीं होता, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, है ना। डिबेंचर होल्डर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजरियल एक्टिविटीज और दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एट ऑल, बिकॉज दे आर जस्ट इंटरेस्टेड फॉर द इंटरेस्ट ओनली। उनका कहना है कि भाई मेरा इंटरेस्ट दे दो, दैट्स इट, मेरे को कोई लायबिलिटी नहीं चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, सो उनका इन्वॉल्वमेंट का लेवल बहुत हाई होता है। डेट होल्डर का इन्वॉल्वमेंट का लेवल बहुत हाई नहीं होता, डेट होल्डर को सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है, एंड दैट इज द लायबिलिटी फॉर यू। ये हो गया हमारे डेट के सारे फीचर्स, मतलब जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जिसके आधार पे आप सारे कैलकुलेशंस कर रहे होगे आने वाले टाइम में। बिहेवियर देखो बड़ा सिंपल सा है, लेट अस अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेट एंड इंटरेस्ट ऑन डेट, है ना। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझना है इसको। डेट है हमारे पास, वी से दैट 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच, टैक्स इज 50%, मैच्योरिटी एट 5 इयर्स। हमने कहा कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, ये भी दो तरह के डेट हो सकते हैं। कन्वर्टेबल का मतलब दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर, ऑप्शन विल बी देयर, और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब हुआ कि ये कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। देखो लाइफ कितना है, n इज इक्वल टू लाइफ, लाइफ इज ऑफ 5 इयर्स, 5 साल का लाइफ है इस डेट का। 10% है, 10% इज आर कूपन, 10% क्या हो गया मेरा, कूपन हो गया, 100 रुपीज क्या हो गया मेरा, दिस इज माई फेस वैल्यू, एंड टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 50%। सो वी से दैट ईयर 0 में फेस वैल्यू हमें कितना मिला, 100 रुपीज का, ये मेरा इनफ्लो है, दिस इज माई नेट प्रोसीड, ये क्या बन जाता है मेरा, ये मेरा नेट प्रोसीड बन जाता है। And then after interest net of taxes we have to pay. Why we say net of taxes? Because हमने क्या कहा था, interest is tax deductible. So whenever we see here interest, we see here as a net of taxes. I1 minus T, I1 minus T, I1 minus T, I1 minus T, I1 minus T. ये interest का flow है. At the end of the 5 year, certainly there will be some redemption value, and redemption value will be of 100 rupees. So this will be the behavior. This is how it will flow. है ना? इस तरह से आपको cash flow दिख सकता है किसका, debt का. Interest on debt is charged against the profit of the company. ईबीआईटी पे हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द फेस वैल्यू. द इंटरेस्ट रेट आर प्रीफिक्स्ड. द केस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इन केस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट accrued and due is not paid, it is known as interest accrued and due or interest outstanding. And interest accrued either due or not is placed under subhead other current liabilities under head current liabilities. बस ध्यान में रखना है, जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में तो यूज करेंगे, वरना कोई बात ही नहीं है. आगे आओ. टाइप्स ऑफ डेट की बात करो. टाइप्स ऑफ डेट बेस्ड ऑन टेन्योर, मतलब रिडीम्शन के आधार पे हम जानते हैं डेट दो तरह के होते हैं, इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल. सो वी हैव द इरिडीमेबल डेट एंड रिडीमेबल डेट. इरिडीमेबल का मतलब जो हमेशा चलता रहे, उसी को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, परपेचुअल. तो यहाँ परपेचुअलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. जैसे हम इरिडीमेबल डेट की बात करते हैं, दो तरह का हो गया, इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल. अब दोनों के कॉस्ट को हमें कैलकुलेट करने आते हैं. पहले पे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट. देखो इरिडीमेबल डेट का मतलब हमने कहा वो डेट जिसका रिडेम्पशन नहीं होता. इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर लाइफ टाइम, हमेशा इंटरेस्ट पे किया जाएगा. देयर विल बी नो रिडेम्पशन, इसका रिडेम्पशन नहीं होगा, राइट.
So interest will be paid for the lifetime. जैसे ही आप कहते हो interest will be paid for the lifetime, no redemption will be done. So KD is equal to interest upon NP, that is your net proceed, net of taxes 1 minus T. So KD is equal to I upon NP 1 minus T. This will be the this will give you the cost of what? That the debt, the irredeemable debt. है ना ये perpetuity का formula. So annual interest payment is I. P naught is your current market price of the debenture. NP is the net proceed. टैक्स रेट आपका टी है, केडी आपका कॉस्ट ऑफ टैक्स है, तो ये नेट प्रोसीड भी हो सकता है और ये करंट मार्केट प्राइस भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स. सो केडी इज इक्वल टू आई अपन एनपी 1 माइनस टी. दिस इज द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट. एनपी को लेके वी हैव टू बी केयरफुल. यू नो नेट प्रोसीड एंड फ्लोटेशन कॉस्ट की हम बात करते हैं. अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन हो तो क्या होगा? तो इन दैट केस नेट प्रोसीड इज इक्वल टू इश्यू प्राइस माइनस इश्यू एक्सपेंसेस. इसको ध्यान में रखना. इश्यू एक्सपेंसेस का मतलब है फ्लोटेशन कॉस्ट. जब भी इशू होता है ना तो इशू होने में बहुत सारे खर्चे होते हैं. अंडरराइटिंग के खर्चेज होते हैं, ब्रोकरेज का एक्सपेंस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, प्रिंटिंग का एक्सपेंस होता है आपका. इन सारे एक्सपेंस को कलेक्टिवली हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं. और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है इन दैट केस हम इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. दैट विल बी आवर नेट प्रोसीड. व्हाट इफ द फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन? क्वेश्चन में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो हम तो जीरो ही मानेंगे उसको. दैट इज वेरी ऑब्वियस ना. फिर हमें उसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है. अगर डिस्काउंट एंड प्रीमियम क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो हमें डिस्काउंट एंड प्रीमियम को ट्रीट करना चाहिए और हमें ट्रीट करना होगा. करेक्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 1. तो हमने क्या सीखा? केडी इज इक्वल टू आई अपन एनपी 1 माइनस टी. दिस इज द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट. क्वेश्चन देखो. 5 years ago सोना लिमिटेड इशूड 12% इररिडीमेबल डिबेंचर एट ₹103 at ₹3 premium at their par value of ₹100. So ₹100 par value है, 12% irredeemable debt है, तो what will be the interest? इंटरेस्ट मतलब कितना हो गया? 12 रुपए का इंटरेस्ट हो गया. आ गया इंटरेस्ट. नाउ सी दिस, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर इज 94. जो करंट मार्केट प्राइस है ना दैट इज पी नॉट इज इक्वल टू 94. पी नॉट कितना हो गया मेरा? 94 हो गया. इफ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, सो टैक्स इज इक्वल टू 40%. व्हाट इज द करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर? हमसे करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पूछ रहा है. और अगर हमसे करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पूछ रहा है तो अभी का नेट प्रोसीड हमें देखना होगा. और जैसे हम अभी के नेट प्रोसीड की बात करते हैं तो अभी के नेट प्रोसीड का मतलब हो जाएगा करंट मार्केट प्राइस. तो आप कहते हो सर हियर एनपी इज इक्वल टू ₹94 हो जाएगा. सारे वैल्यू को फॉर्मूला में डालो, यू विल गेट योर आंसर. आप क्या कहते हैं? सर हियर केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज बेसिकली व्हाट? ₹12 डिवाइडेड बाय 94 1 माइनस टैक्स रेट इज 0.40. तो 0.40 इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर. सो 12 डिवाइडेड बाय 94 1 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड टू 0.60 इज इक्वल टू, दिस गोज टू 0.0765 और 66. So that will be equal to 7.66% is your answer. 7.66% is your answer. Okay, the answer given here is the 8.30%. ये तब होगा when the tax rate is 35%. यहाँ टैक्स रेट चेंज हो गया, क्या हो गया? 40% हो गया. स्टडी मैथ में इट इज गिवन 35%. तो अगर आप इसको 35% लेके चलोगे तो आंसर शुड बी 8.30. देख लो 12 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड टू, अगर इसको 35% लेते तो 0.65 हो जाएगा. मल्टीप्लाइड टू 0.65 इज इक्वल टू 0.0829. तो 29 मतलब 3 हो गया, तो 0.830% हमारा आंसर हो गया अगर हम टैक्स रेट को 35% लेते हैं. इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो हमें ये इस बात को ध्यान में रखना है कितने पे इशू किया गया, करंट मार्केट प्राइस क्या है, पूछ क्या रहा है. इसमें गलतियां हो सकती है क्या? इसमें भी गलतियां हो सकती है, बिल्कुल गलतियां होंगी. बड़े क्वेश्चन में जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो वहां बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, तो छोटी छोटी गलतियां होती है. तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि हमें कब करंट मार्केट प्राइस को लेना है और कब हमें इशू प्राइस को लेना है ना. इस केस में करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, डिबेंचर का जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस को हम एज अ नेट प्रोसीड लेंगे, है ना. और जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है. इंटरेस्ट हमने फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करो. ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी खुद से करो. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इसको 100 रुपीज है डिबेंचर, 100 रुपीज ईच, 100 रुपीज का एक डिबेंचर लेके क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है. इट्स द सेम प्रॉब्लम. एंड क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्या करना है, सेम प्रॉब्लम है, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करना है और डालना है इसमें. क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम प्रॉब्लम है, सेम फॉर्मूला है, आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करना है और डालना है. ठीक है, मैं बस एक शॉर्ट डिस्कशन कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का. देखो, A Limited issued irredeemable debt for 10 years ago, getting net proceed of ₹100. At the time of company had a calculation of cost of debt of is 8%. You are required to calculate the interest. इसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सब कुछ गिवन है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. दिस यू हैव टू फाइंड आउट. कर सकते हो ना आसानी से. अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं
आप क्या कहते हो सर, इंटरेस्ट इस तरफ जाएगा, केडी इस तरफ आएगा, और हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे और अपना कैलकुलेशन कर लेंगे, राइट। सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। नेक्स्ट है ये कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। जब हम रिडीमेबल डिबेंचर की बात करते हैं तो रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब होता है कि वो रिडीम होगा आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड इज ओवर। और जब हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर की बात करते हैं, वी कैन हैव द मेथड ऑफ YTM, जिसको यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं या पीवी मेथड कहते हैं। अनदर मेथड वी हैव द अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम फॉर्मूला यूज करते हैं, और चूंकि एवरेज ले रहे होते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें देता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं देता। बट जब हम पीवी मेथड को यूज करते हैं, देयर एक्यूरेसी इज वेरी हाई एंड वी गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो पहले हम अप्रोक्सीमेशन को देखेंगे, फिर जाके हम पीवी मेथड को भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करते हैं। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर? आपको याद होगा अभी हमने डेट के फ्लो को देखा था, डेट में कैश फ्लो किस तरह से होता है उसको देखा था। हमने कहा था वी हैव अ नेट प्रोसीड, देन वी हैव द रिडेम्पशन वैल्यू, एंड फॉर द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 minus t इज द इंटरेस्ट, है ना। सो ये जो हमारा इंटरेस्ट और नेट टैक्सेस है हमारे पास, इसका फ्लो था हमारे पास, आरवी था हमारे कैश फ्लो में, और एनपी था हमारे कैश फ्लो में। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, इन द केस ऑफ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, when we talk of the formula is very simple, this has to be paid, तो I 1 minus t तो जाएगा ही जाएगा, प्लस now we see what is the premium here। देखो अगर हमारा रिडेम्पशन वैल्यू है नेट प्रोसीड है, तो हम कहते हैं आरवी माइनस एनपी, ये हमें क्या बता देगा, प्रीमियम एंड डिस्काउंट बताएगा। अब जो भी ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट है, ये कितने पे किया जा रहा है, ये कितने पे किया जा रहा है, तो आप कहते हैं ओवर द ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ द डेट। तो अगर मान लो 5 साल का लाइफ है, 5 ईयर का लाइफ है, तो 5 ईयर में इसको पे किया जा रहा है। तो जो भी प्रीमियम हमारा है, जो भी डिस्काउंट हमारा आ रहा है, जो भी प्रीमियम हमारा आ रहा है, इसका डिफरेंस जो भी हमारा आ रहा है, उस डिफरेंस को हम क्या करते हैं, आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 5, और नीचे क्या लेते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। डिडक्शन नहीं बताऊंगा मैं, है ना, रेगुलर क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से हम ये फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं, बट दिस इज द फॉर्मूला। आइडिया बहुत सिंपल है। हमने क्या लिया, पहले हमने क्या ले लिया, हमने पहले इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस लिया, प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय 5 n, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा तो n हो जाएगा, एंड rv प्लस np डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज द एवरेज। नाउ दिस इज योर kd इज इक्वल टू I 1 minus t rv minus np by n डिवाइडेड बाय rv प्लस np by 2। व्हाट इज n हियर? n इज द नंबर ऑफ लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, क्या लाइफ था डेट का। सो I इज इंटरेस्ट पेमेंट, np इज नेट प्रोसीड ऑफ द करंट मार्केट प्राइस एज पर द केस, rv इज द रिडेम्पशन वैल्यू, t इज द टैक्स रेट, एंड n इज द रिमेनिंग लाइफ इन द डिबेंचर। अच्छा, रिमेनिंग लाइफ को दिमाग में रखना है, इट्स नॉट द लाइफ बट द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द डिबेंचर, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर बहुत पहले इश्यू किया गया हो और आज के डेट में आपको उसको क्या कॉस्ट कैलकुलेट करने को कहा जा रहा हो, तो आज के बाद का जो लाइफ बचेगा आपको उसी पे ध्यान देना है, प्रीवियस लाइफ से आपको कोई मतलब नहीं है। 2010 में इश्यू हुआ था, 2030 में क्या होने वाला है, रिडीम होने वाला है, और 2020 में आपको बोल रहा है उसका कॉस्ट बताओ, तो आप कहते हो कि 2020 से लेकर 2030 यानी कि रिमेनिंग लाइफ इज 10 ईयर्स ओनली, तो n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, राइट। सो n का मतलब है रिमेनिंग लाइफ ऑफ द डिबेंचर, करेक्ट। अब एक और एस्पेक्ट है, एक और फॉर्मूला इंस्टीट्यूट ने मेंशन किया है यहाँ कि अगर जो डिस्काउंट या ऑन इश्यू या प्रीमियम, अगर इश्यू पे डिस्काउंट या प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो, जिसकी वजह से वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा था आरवी माइनस एनपी, तो अगर ये टैक्स डिडक्टेबल हो जाए, तो अगर आरवी माइनस एनपी टैक्स डिडक्टेबल हो जाए, तो उस कंडीशन, पहले क्या हो रहा था, जब इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल था तो आपने 1 माइनस टी इंटरेस्ट के साथ रखा था, लेकिन अगर आरवी माइनस एनपी भी टैक्स डिडक्टेबल होता है तो आपको 1 माइनस टी को बाहर ले जाना होगा, और आप इसको बाहर लेके चले जाते हो। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट केडी, प्रोवाइडेड द डिस्काउंट ऑन इश्यू और द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज ऑल्सो टैक्स डिडक्टेबल। अगर ये टैक्स डिडक्टेबल है तो 1 माइनस टी बाहर जाएगा, राइट। अब लेकिन इंस्टीट्यूट का साफ कहना है, देखो आईसीआई का क्या कहना है, आपका कहना है कि डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला इफ डिफरेंस बिटवीन आरवी एंड एनपी इज वेरी हाई। पहली बात कि अगर आरवी और एनपी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मान लो मैं कहता हूं कि 2500 रुपए में, अभी सेम एक क्वेश्चन आप देखोगे, 2500 रुपए में इश्यू हुआ था और 10 लाख में रिडीम होगा, ऐसा मैंने कह दिया, 2500 रुपए में इश्यू हुआ था या 1 लाख में रिडीम होगा या 10 लाख में रिडीम होगा, तो आप कहते हो सर जो इसका नेट प्रोसीड है और जो आपका रिडेम्पशन वैल्यू है, इसका गैप बहुत ज्यादा है। जब इसका गैप बहुत ज्यादा है तो हम अप्रोक्सीमेशन मेथड कभी यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरवी माइनस एनपी अगर बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन हमें इंडिकेट कर रहा है कि वी शुड गो फॉर द पीवी मेथड, वी शुड नॉट यूज द अप्रोक्सीमेशन मेथड। पहली बात। दूसरी बात, इस फॉर्मूला को हम यूज नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला को हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक वो कंडीशन हमारा मीट ना हो जाए और हमसे साफ साफ ना लिखा हो कि जो आपका डिस्काउंट है और प्रीमियम है वो भी टैक्स डिडक्टेबल है, तभी हम इसको यूज करेंगे। तो आप इसको प्रेफर नहीं करना है, राइट। आगे बढ़ो।
नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा था कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। अब जैसे ही कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट की बात करते हैं, फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरे साथ रिपीट करो, क्या बोलोगे? केडी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? केडी। नाउ सी दिस, अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, सो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज रुपीज 10, 10 रुपए का इंटरेस्ट तो हमें यही मिल गया, ठीक है? एट अ प्रीमियम ऑफ 10% on 1/4/2017 to be matured on 1/4/2022। 17 में इशू हुआ था, 22 में मेच्योर होगा। The debenture will be redeemed on maturity. Compute the cost of debenture assuming 35% as tax rate. So what is the N here? 17 से लेके 22, 5 years का आपका क्या है? The life of debenture है। What is the tax rate? Tax rate is your 35%, correct? Now we have to decide about the NP and the RV. Now as far as RV is concerned, तो कह रहा है कि the debenture will be redeemed on maturity, right? Nothing, any other information is given, so it means the redemption value is going to be rupees 100. बट इशू प्राइस को देखो जरा, 100 का आपका डिबेंचर था, प्रीमियम पे इशू है 10% पे, तो नेट प्रोसीड हो जाएगा 100 प्लस 100 का 10%, 10% के प्रीमियम पे इशू है, तो 110 रुपीज का हमारा नेट प्रोसीड होगा। 100 रुपीज का रिडेम्पशन वैल्यू होगा, 35% टैक्स है, N5 है, I10 है। वैल्यू डालो, यू विल गेट योर आंसर, है ना? आपने क्या कहा सर? इट विल बी लाइक KD इज इक्वल टू 10 1 माइनस 0.35 प्लस RV minus NP, so 100 minus 110 divided by 5 whole divided by 100 plus 110 divided by 2। इसको सॉल्व करो, you will get your answer, ठीक है? मुझे बता रहे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हम पूरी सोल्यूशन में नहीं दूंगा आपको, आप यहां से क्या कर सकते हैं? आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट? चलो क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी दिस क्वेश्चन, अ कंपनी इज इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार ऑन 1/4/2012 टू बी मैच्योर्ड ऑन 2022। 2012 में इशू हुआ, 2022 में मैच्योर होगा। कितना साल हो गया? 10 साल इसका लाइफ है, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं? 10% डिबेंचर 100 ईच, इसका फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए का फेस वैल्यू है। कूपन रेट कितना है? 10% का कूपन रेट है। द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ इट एग्जिस्टिंग डेट ऑन 1/4/2017। 2017 में आप इसका कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो याद करो व्हाट विल बी द एन नाउ। एन का मतलब हम जानते हैं रिमेनिंग लाइफ होता है, तो 17 से 22 जाएंगे तो कितने हो गए? 5 इयर्स हमारा एन का वैल्यू हो गया। सो एन यहाँ 10 नहीं लेंगे, एन यहाँ हमें 5 लेना होगा, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ को ही हम कंसीडर करेंगे। 2017 में हमें डेट का कॉस्ट निकालना है। व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज रुपीज 80। अब अगर मैं आज इसके कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा हूं, इन दैट केस टुडे द मार्केट प्राइस इज रुपीज 80, सो दिस इज गोइंग टू बी माई नेट प्रोसीड। ये मेरा नेट प्रोसीड होने वाला है ना? पहले वाला वैल्यू नहीं, 100 नहीं, ये मेरा नेट प्रोसीड हो जाएगा, राइट? एंड कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर एज्यूमिंग 35% टैक्स रेट इज इक्वल टू 35%। व्हाट विल बी द रिडेम्पशन वैल्यू? तो हम कहते हैं फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, नो एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो मान के चलेंगे फेस वैल्यू पे रिडीम होगा। इस वैल्यू को पुट करो, यू विल गेट योर केडी। क्या बोलोगे आप फिर से? सर केडी इज इक्वल टू व्हाट इज द इंटरेस्ट हियर? 10% ऑफ 100, 10 1 माइनस टैक्स रेट इज 35% 0.35 प्लस व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू? रिडेम्पशन वैल्यू इज 100 माइनस व्हाट इज द नेट प्रोसीड? दैट इज रुपीज 80 डिवाइडेड बाय ईयर इज 5 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या खास था? कुछ नहीं सर, कुछ खास नहीं था, बस इतना ध्यान में रखना है कि एन इज द रिमेनिंग लाइफ। एन क्या है? रिमेनिंग लाइफ है। तो हमें इस बात को देख लेना है कि कहां हमसे कॉस्ट निकालने को बोल रहे हैं। 12 में इशू हुआ था, 22 में रिडीम होगा, लेकिन 17 में हमसे कॉस्ट पूछ रहे हैं। तो 17 के बाद 22 तक का जो पीरियड है वही हमारा लाइफ ऑफ डिबेंचर होगा। और 17 में जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है, इसी करंट मार्केट प्राइस को हम यूज करेंगे एज अ नेट प्रोसीड, क्योंकि आज निकाल रहे हैं ना, इसी को हम यूज करेंगे एज अ नेट प्रोसीड। ये था आपका अप्रोक्सीमेशन। रिडीमेबल डेट की अगर हम बात करें तो हमारा सिंपल था I अपन NP 1 माइनस टी। और जब रिडीमेबल डेट की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन मेथड में वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट। अब बात आते हैं सेकंड मेथड की, जिसको हम PV मेथड कहते हैं। नाउ वी नो दैट व्हाट इज द PV मेथड। PV मेथड इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है। सो प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हमारे पास बड़े सिंपल से स्टेप्स होते हैं। मैं आपको एक बार रिमाइंड कराऊं। Steps to calculate relevant cash flow. Identify the cash flow first. Calculate the NPV of cash flow as identified above using 2 discount rate. 2 discount rate पे हम क्या करते हैं? कैश फ्लो NPV कैलकुलेट करते हैं और फिर हम IRR कैलकुलेट करते हैं। ये जो आप IRR कैलकुलेट करोगे ना, यही आपके कॉस्ट को बताएगा। IRR वो रेट होता है जिस रेट पे आपका PVCI PVCO के बराबर हो जाए। IRR वो रेट होता है जिस रेट पे आपका कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाए।
और वही आईआरआर को हम कंसीडर करते हैं हियर एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आईआरआर के बारे में इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डिटेल से बताऊंगा, यहां बहुत डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, बहुत सिंपल है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है। आईआरआर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट है जिस रेट पे हमारा कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो इनफ्लो के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, एनपीवी जीरो हो जाए, करेक्ट। सो हमें क्या करना होता है, यहाँ आईआरआर कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले हमने जो भी रेलेवेंट कैश फ्लो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हम दो रैंडम डिस्काउंटिंग रेट लेते हैं। ऐसा रेट लेते हैं जिससे एक पे एनपीवी पॉजिटिव आए, एक पे एनपीवी नेगेटिव आए, तभी हम एनपीवी जीरो पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि आईआरआर का मतलब है एनपीवी जीरो होना चाहिए। तो एनपीवी जीरो पे जो रेट हमारा बन के आएगा वही रेट आईआरआर कहलाएगा और वही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। सो दिस इज द फॉर्मेट वी यूज। जैसे 0 ईयर पे हमने नेट प्रोसीड देख लिया, राइट, इन केस ऑफ न्यू इशू, करंट मार्केट प्राइस इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग डेट। न्यू इशू हुआ तो एनपी, करंट मार्केट प्राइस पे अगर हमें देखना हो तो पी नॉट, एग्जिस्टिंग हुआ तो। फिर 1 to n जो लाइफ पीरियड है डेट का, इसके दौरान हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट का फ्लो होता है। सो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस को हमने देख लिया 1 to n में, और nth मतलब जो लास्ट होता है वहां वी गेट द रिडेम्पशन वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू को ले लेंगे। सो दिस इज बेसिकली द कैश फ्लो, और इसी कैश फ्लो के आधार पे हम इस पे पीवी मेथड लगाते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज सेड, company has issued 10% debenture of 100 each on 1/4/2013 to be matured on 1/4/2018. So 13 में इशू हुआ, 18 में मैच्योर होगा। The company wants to know the current cost of the existing debt with the market price of the debenture is 80, assuming 30%। अच्छा, इसको सेम फॉर्मूला से यूज करो। इसको कहां से यूज कर लो, कौन सा फॉर्मूला यूज करो, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज करो एंड सॉल्व इट। इसको यूज करो, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज करो, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर दो। बताने की जरूरत है क्या था, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय व्हाट, एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। स्ट्रेट है, कोई डेटा ट्विस्टेड नहीं है, तो मुझे यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे आसानी से। आज ये क्वेश्चन नंबर 8, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक इशूड 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड। आप जानते हो ना, 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, नो इंटरेस्ट। क्या हो गया, नो इंटरेस्ट। ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख ईच, इशूड एट 2500। फेस वैल्यू कितना है, 1 लाख का है। कितने पे इशू है, 2500 पे इशू है। एंड पेबल आफ्टर 25 ईयर्स, 25 ईयर्स का इसका लाइफ है। सो एन इज इक्वल टू व्हाट, 25 ईयर्स। एन कितना हो गया, 25 ईयर्स। व्हाट इज द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 1 लाख का है। फेस वैल्यू कितने का है, 1 लाख का है, लेकिन इशू कितने पे हुआ है, इशू 2500 पे हुआ है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट इफ देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स है ही नहीं, टैक्स इज इक्वल टू 0, निल। आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट करो, सो केडी इज बीइंग आस्क्ड। नाउ देखो इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा है, एन इज इक्वल टू 25 ईयर्स, फ्यूचर वैल्यू सॉरी फेस वैल्यू इज 1 लाख एंड इशू इज 2500। सो ये मेरा अगर इशू है तो यही मेरा क्या हो जाएगा, नेट प्रोसीड हो जाएगा। सो दिस इज माय नेट प्रोसीड, 2500 इज माय नेट प्रोसीड, बट व्हाट विल बी द रिडेम्पशन वैल्यू। अब मजेदार बात है, हम जानते हैं रिडेम्पशन वैल्यू किस वैल्यू पे होता है, फेस वैल्यू पे होता है, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। और यहाँ फेस वैल्यू कितने का है, 1 लाख का है, तो रिडेम्पशन वैल्यू जो होगा मेरा वो 1 लाख रुपए का हो जाएगा। नेट प्रोसीड सिर्फ कितने का है, 2500 का, रिडेम्पशन 1 लाख का, यानी कि आरबी माइनस एनपी इज ह्यूज। और आपने क्या कहा था, जब भी आरबी और एनपी में बहुत ज्यादा गैप दिखे उस कंडीशन में हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज नहीं करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट हमें पीवी मेथड को यूज करना चाहिए। तो हम कर क्या सकते हैं, यहां देखो हमारे पास एक है इशू दैट इज 2500, दिस इज माय प्रेजेंट वैल्यू। देन वी हैव द आरवी दैट इज ₹1 लाख, दिस इज माय फ्यूचर वैल्यू। तो हम यहां से इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू को। तो पहला हम इसको यूज कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर वी कैन कैलकुलेट द आईआरआर। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरपोलेशन फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ही इस तरह का है कि हमें ऐसे ही करना होगा। नाउ सी दिस, हम क्या कह रहे हैं सर, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस r टू द पावर एन। वी नो दैट व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू हियर, फ्यूचर वैल्यू इज ₹1 लाख। ये मेरा रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू होगा। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज 2500 multiplied to 1 plus r. 1 plus r. r is something what we have to find out to the power n. n is 25. कितने years के लिए, 25 years के लिए। Now see this, 2500 को इस तरफ ले जाओ, so 1 lakh divided by 2500, 1 lakh divided by 2500, तो कितना हो गया, 40। 40 is equal to 1 plus r to the power 25. So this is like 40 is equal to 1 plus r to the power 25 हो गया। 40 इज इक्वल टू 1 प्लस r टू द पावर 25। अब ये आ गया हमारे पास, करेक्ट। नाउ हियर वी कैन पुट डिफरेंट रेट्स फॉर r, और वही हमें करना होगा, राइट। तो हमने क्या कहा,
ट्रायल एंड एरर। क्या करते हैं यहां हम ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करते हैं और वी विल कैलकुलेट एनपीवी एट 15% एंड 16%। करेक्ट। पहला देखो 1 प्लस आर, पहले 15% ले लो, 1.5 टू द पावर 25 इज इक्वल टू, ये कितना होगा? सो दिस विल बी 1.15 टू द पावर 25 इज इक्वल टू। देखो इस तरह से अगर कोई हैवी पावर आपको दिखाई देना, जैसे 25 का पावर है, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? 1.15 ले लिया और इसको ब्रेक कर दो, 5 इंटू 5 हो गया। अब क्या करेंगे? 1.15 लिया और अगले स्टेप पे जाने के लिए डबल, दो बार मल्टीप्लीकेशन को प्रेस करो तो आप अगले स्टेप पे चले गए। इस पे 5 है, n-1 जाते हैं, यानी कि 4 बार आपको इक्वल टू प्रेस करना है, 1 2 3 4। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इससे हमें इस पे जाना है, तो फिर 2 बार इक्वल टू प्रेस करो, 1 2, और फिर यहां 5 है तो n-1 यानी कि 4 बार आपको इक्वल टू प्रेस करना है, 1 2 3 4। दिस गिव्स यू इज इक्वल टू 32.918 तो 32.919 कर देता हूं मैं, 32.919। सो दिस इज आर 32.919। जब हम कितने पे जा रहे हैं? 15% पे जा रहे हैं, करेक्ट। और जब हम 16% पे जाएं तो 1 प्लस 0.16 टू द पावर 25 इज इक्वल टू 1.16 आ गया। सेकेंड फेज में 5 पे जाना है, 1 2 2 बार इक्वल टू और 4 बार 2 बार इंटू 4 बार इक्वल टू 1 2 3 4। फिर सेकेंड 5 इंटू 5 हमने कर रखा है, 1 2 और फिर 4 बार इक्वल टू 1 2 3 4। दिस गिव्स यू 40.874 40.874। नाउ सी दिस, so this is your 15% and 16%। अब इन दोनों रेट पे यू कैन कैलकुलेट द एनपीवी। So this is a 40 is equal to 1 plus r to the power 25। So NPV at 15% कितना हो जाएगा आपका? क्या बोलोगे? 40 minus 32.919 and NPV at 16% is equal to 40 minus 40.874। तो ये आ गया -0.874। ये नेगेटिव एनपीवी आया और ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव एनपीवी, 40 माइनस 32.919। सो दिस गिव्स यू 7.081। ये आपका पॉजिटिव एनपीवी आया। तो लोअर रेट पे पॉजिटिव है, हायर रेट पे क्या है आपका? नेगेटिव एनपीवी। सो यू हैव अ पॉजिटिव एनपीवी, यू हैव अ नेगेटिव एनपीवी। नाउ यू कैन यूज दिस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और इंटरपोलेशन फॉर्मूला में हम क्या करेंगे? वैल्यूज डालेंगे और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो 15% का रेट है हमारा, 15% के रेट पे जो हमें एनपीवी मिला है दैट इज 7.081। फिर हमारे पास 16% का रेट है, 16% पे हमें मिला है 8.874 माइनस 0.874, यानी कि जब 1% का डिफरेंस यहां आया है तो उस कंडीशन में हमारा कितने का डिफरेंस आ गया? तो आप बोलोगे सर 7.081 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो प्लस 0.874 कितना आ गया? 7.955 का डिफरेंस आ गया। ऐसा कैसे हुआ? देखो हमने क्या कहा, 15-16 को जब हम करते हैं तो 15 माइनस 16% किया तो 1% आ गया। लेकिन जब हम यहां इसको माइनस करेंगे तो ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो दिस विल बी माई गैप। तो अब आइडिया क्या है? देखो कि अगर आपको इतने का गैप चाहिए था ना 7.955, तो आपको 1% का गैप आपका किस में आया है? आपके रेट में, राइट। अब हम जानते हैं कि हमें ये एनपीवी पॉजिटिव है, ये एनपीवी नेगेटिव है। सो आईआरआर में हमें एनपीवी कहां पहुंचना होता है? 0 पे पहुंचना होता है। यानी कि इसको रिड्यूस करके हमें कहां लेके जाना है? 0 पे। तो इससे अगर 0 पे जाना चाहते हो तो इतने से रिड्यूस करना होगा, इतने से चेंज करना होगा। जब इतने से चेंज करना था तो 1% का डिफरेंस आया था आफ्टर 15%। तो अगर मुझे इतने से चेंज करना होगा तो कितने का डिफरेंस आएगा आफ्टर 15%? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो 1% आ गया, नीचे आ गया 7.955, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 7.081 के साथ। तो इतने से हमें क्या करना होगा? रिड्यूस करना होगा। अब जरा देखो गौर से आप, ये जो आपका है ना 7.081, 1% बाय इतना, ये किसके बाद है? तो आप कहते हो ये 15% से ऊपर मुझे इतना जाना होगा, तब जाके ये रिड्यूस होगी कितने पे आएगा? एनपीवी 0 पे आएगा। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन हियर? व्हाट इज योर 15%? दैट इज योर लोअर रेट प्लस
7.081 ये क्या है आपका, ये एनपीवी है, किस रेट पे, लोअर रेट पे। ये आपका लो रेट है, ये आपका हाई रेट है 15% 16%, तो आप कहते हैं लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट। लोअर रेट का एनपीवी ले लिया हमने, डिवाइडेड बाय ये क्या है आपका, ये डिफरेंस है दोनों का, यानी कि एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, इसको कर दिया मल्टीप्लाई टू हाई माइनस लो, और हाई माइनस लो आपका 1% है, सो दिस इज योर हाई माइनस लो। इस तरह से आपका फॉर्मूला बनता है, उम्मीद करता हूं आप जानते हो। अब इस फॉर्मूला में हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है, और जैसे आप वैल्यूज को पुट करोगे यू विल गेट योर आंसर। आई होप मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से कंप्लीट कर लोगे। ये शीट आपके ग्रुप में शेयर्ड है, तो आपको निश्चित रूप से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, आलस मत करना वाला, क्योंकि मैं सारे चैप्टर को कराऊंगा, और अगर आप आलस से करोगे ना तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे, और उसी में से कुछ अगर उठा पटक करके एग्जाम में आ गया ना, तो उस समय क्या होगा, पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। पछताओगे सिर्फ कि अगर कर लिया होता तो, क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे पास्ट ईयर पे, और जब पास्ट ईयर पे जाएंगे तो मैं उसको स्टडी मैट से कनेक्ट करूंगा। मैं आपको बताऊंगा इस नंबर के क्वेश्चन में तुमने जो लॉजिक सीखा था, उसी लॉजिक को एग्जामिनेशन में इस तरह से इस्तेमाल किया गया क्वेश्चन को फ्रेम करने में। तो अगर आप एक बार सॉल्व करके बैठे रहोगे ना, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ओनली 30 क्वेश्चन आर देयर एज फार एज कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, उसके बाद तो फिर आपका पीवाईक्यू स्टार्ट होगा, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, तो फटाफट करके रखिएगा इसको। सो ये हो गया आपका पीवी मेथड, राइट। ये क्या हो गया आपका पीवी मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, पीवी मेथड में हम आईआरआर को कैलकुलेट कर लेते हैं। आईआरआर को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, पहले कैश फ्लो को आइडेंटिफाई किया, फिर एनपीवी निकालते हैं, तो दो रैंडम रेट पे ये कोशिश करनी है कि एक पे एनपीवी नेगेटिव आए, एक पे पॉजिटिव आए, फिर हमें उसे रिड्यूस करके जीरो पे लाना होता है। जिस रेट पे जीरो आ जाए वही हमारा आईआरआर हो जाता है, वही आरआरआर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, दैट विल बी द केडी, करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड में यू कैन नॉट यूज द अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि एमोर्टाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल का भी पेमेंट जाता है, और जब इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल का भी पेमेंट जाएगा तो वो फॉर्मूला आपका काम ही नहीं करेगा। तो याद रखना, दो कंडीशन में हम उन फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। पहला, जब आरवी और एनपी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, जो इस क्वेश्चन में हमने देखा था, और दूसरा कंडीशन है इन द केस ऑफ एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, उसमें भी अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल का भी पेमेंट होता है, इसी को एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। In such a situation, the principal will go down with annual payments and interest will be compounded on the outstanding amount. So अगर 100 रुपया 10% का है, तो हमने इंटरेस्ट जब पे किया तो उसके साथ साथ हम प्रिंसिपल पे कर रहे होते हैं, और जब प्रिंसिपल पे होगा तो अगला जो इंटरेस्ट आएगा वो रिड्यूस्ड अमाउंट पे आएगा, राइट। तो आपका इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। दैट इज व्हाई अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड। द कैश फ्लो ऑफ द बॉन्ड विल बी अनइवन, तो इवन कैश फ्लो आपको यहां नहीं मिलने वाला, कैश फ्लो इज गोइंग टू बी अनइवन। सो अब इसका जो फॉर्मूला है ना, इसको डिटरमिन करने का, वैल्यू ऑफ बॉन्ड यहां हम कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड को कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि हम देखते हैं क्या क्या कैश फ्लो आ रहा है हमारा, कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2 अप टू द कैश फ्लो n, और उसको हम डिस्काउंट करते हुए चलते हैं केडी से। सो 1 प्लस केडी टू द पावर 1 फॉर फर्स्ट ईयर, केडी टू द पावर 2 फॉर सेकंड ईयर, और इस तरह से हम चले जाते हैं 1 प्लस केडी टू द पावर n फॉर nth ईयर। तो इस तरह से क्या हुआ, वीबी इज इक्वल टू समेशन ऑफ n t टेंड्स टू 1 ct, कैश फ्लो फॉर टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस केडी टू पावर टी, ये हमें क्या दे देता है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड दे देता है। आप अच्छी तरह से आपको याद होगा। देखो इस क्वेश्चन को, RMBL is proposing to sell a 5-year bond of rupees 5,000 at 8% rate of interest per annum. 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। द बॉन्ड अमाउंट विल बी amortized equally over its life cycle. तो देखो इक्वली ओवर इट्स लाइफ साइकिल, कितने का लाइफ साइकिल है, 5 ईयर का लाइफ साइकिल है, और इक्वली बोल रहा है कि ये अमोर्टाइज होगा, यानी कि हर एक साल कितने अमाउंट से अमोर्टाइज होगा। तो आप बोलोगे 5,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1,000। तो 1,000 का प्रिंसिपल पेमेंट हर एक साल जाएगा along with the interest. Calculate the bond's present value for an investor if he expects a minimum rate of return of 6%. तो ये जो 6% है ना, that becomes our KD. ये हमारा क्या हो जाता है, KD, और इस KD से हम क्या करने वाले हैं, कैश फ्लो को डिस्काउंट करने वाले हैं। तो अगर मुझे कैश फ्लो कैलकुलेट करना हो, जरा सोचो आप, ये मेरा कैश फ्लो है, सेकंड कॉलम। सो अगर मैं ईयर की बात करूं, कितने साल का बॉन्ड है, 5 साल का बॉन्ड है। तो अगर मैं ईयर 1 पे जाऊं, तो ईयर 1 पे मुझे पूरे 5,000 पे क्या करना होगा, 8% का इंटरेस्ट पे करना होगा। 5,000 पे 8% का इंटरेस्ट पे करना होगा, इज इक्वल टू 400 रुपीज करना होगा, राइट। अगर मैं दूसरे साल जाता हूं, तो अब 1,000 का क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा प्रिंसिपल का। तो अब पहले साल के एंड में इंटरेस्ट पे हुआ, साथ ही साथ 1,000 का प्रिंसिपल गया। तो अब प्रिंसिपल तो रिड्यूस हो गया, कितना बच गया, 4,000। तो अब मुझे 4,000 का 8% देना होगा, यानी कि 320 रुपए। जब तीसरे साल पे जाते हैं तो 3,000 का 8% देना होगा, मतलब 240 रुपए। जब चौथे साल पे जाते हैं तो मुझे 2,000 का 8% देना होगा, मतलब 160 रुपए। जब 5वें साल पे जाते हैं
तो मुझे 1000 का 8% देना होगा, मतलब 80 रुपए। और 5वें साल में हमने 80 रुपए का इंटरेस्ट दिया और 5वें साल में ही लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, पे हो गया। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अगर आप इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को कैलकुलेट करो, कैश फ्लो को देखने की कोशिश करो, तो आप देखोगे 1000 का प्रिंसिपल गया प्लस 400 का इंटरेस्ट गया, यानी कि 1400 का कैश फ्लो आया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। कितने का कैश फ्लो आ गया, 1400 का कैश फ्लो आ गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में 1000 का प्रिंसिपल गया, 320 रुपए का इंटरेस्ट गया, सो 1320 का कैश फ्लो आया। थर्ड ईयर में 1000 का प्रिंसिपल गया प्लस 240 का इंटरेस्ट गया, सो 1240 का कैश फ्लो आया। फोर्थ ईयर में 1000 का इंटरेस्ट गया, सॉरी प्रिंसिपल गया प्लस 160 का इंटरेस्ट है, तो 1160 रुपए का फ्लो दिखा। यहां 1000 का आपका प्रिंसिपल गया, 80 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 1080 का फ्लो दिखा। 1 2 3 4 5 पूरा का पूरा प्रिंसिपल क्या हो गया, पे आउट हो गया। फिफ्थ ईयर पे पैसा खत्म, है ना, कहानी खत्म। सो दिस इज इट। सो अब आपका जो कैश फ्लो है ना, वो कैश फ्लो ये है, और देखो अनइवन है। दिस इज योर कैश फ्लो, और इसी कैश फ्लो को आपको क्या कर लेना है, डिस्काउंट कर लेना है। कितने परसेंट पे, 6% पे फॉर रिस्पेक्टिव ईयर्स। तो आप क्या कहते हो, सर वैल्यू ऑफ बॉन्ड हियर विल बी, कैश फ्लो 1 इज 1400, तो 1400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.6 टू द पावर 1, ठीक है। जीरो 0.06 टू द पावर 1 प्लस सेकेंड है 1320 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 टू द पावर 2 प्लस थर्ड है 1240 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 टू द पावर 3 प्लस फोर्थ है 1160 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 टू द पावर 4 प्लस 1080 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 टू द पावर 5। दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसका टोटल निकालो, यू विल गेट योर आंसर, राइट। सो एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड में हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कैश फ्लो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। और जब कैश फ्लो चेंज होगा तो हर एक कैश फ्लो, इंडिविजुअल कैश फ्लो को हमें डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होगा, और फिर जाके करंट में हम अपने बॉन्ड के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट विल हैपन इन द केस ऑफ एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, करेक्ट। दो चीजों को ध्यान में रखना है, वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड देन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल विल बी आवर कैश फ्लो। वो हमारा क्या दे देगा, कैश फ्लो दे देगा। फिर उस कैश फ्लो को हम क्या करेंगे, जो गिवन डिस्काउंट रेट है, उस गिवन डिस्काउंट रेट पे हम डिस्काउंट करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। दिस इज इट। तो ये था आपका एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप। देखो आपने क्या सीखा, आपने इरिडीमेबल डेट का सीखा, रिडीमेबल डेट का सीखा, राइट। आपने पीवी मेथड देखा, अप्रोक्सीमेशन मेथड देखा, आपने एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड को देख लिया। नाउ टॉक अबाउट द कन्वर्टेबल डिबेंचर। हमने कहा था डिबेंचर एक और क्लासिफिकेशन होता है, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब हुआ कि इसमें किसी भी तरह के कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन नहीं होता। एट द मैच्योरिटी इट विल बी रिडीम्ड फॉर श्योर, है ना, मैंडेटरीली ये क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। लेकिन कन्वर्टेबल डिबेंचर में यू गेट एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी शेयर्स। अब या तो आप उसका रिडीम कराओ, कैश ले लो, या फिर आप उसको कन्वर्ट करा लो इक्विटी में। तो आप क्या करना पसंद करोगे, बस एक चीज है यहां जो समझना चाहिए हमें, कि आप क्या करना पसंद करोगे। क्या आप कैश लेना पसंद करोगे, या आप इसको कन्वर्ट करा दोगे इक्विटी में। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, आप बोलोगे सर जिसमें ज्यादा फायदा होगा। अगर मुझे कैश में ज्यादा फायदा है तो मैं कैश ले लूंगा, अगर मुझे इक्विटी में कन्वर्ट कराना है में ज्यादा फायदा होगा तो मैं इक्विटी ले लूंगा। बस अब यहां एक बात को ध्यान में रखना है, जिसमें आपका ज्यादा फायदा होगा वही रिडेम्पशन वैल्यू होगा। जब आप कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर को कैलकुलेट करते हैं तो पहले आपको वैल्यू कैलकुलेट करना होगा कि वैल्यू ऑफ डिबेंचर अगर मैं रिडीम कराता हूं तो कैश में मुझे क्या आएगा, और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होगा अगर मैं कन्वर्ट कराता हूं। फिर हम देखते हैं किसका वैल्यू ज्यादा है, और जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको हम एज अ रिडेम्पशन वैल्यू कंसीडर करते हुए कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। दैट इज द ओनली ग्लिच। बस इसको ध्यान में रखना है। व्हाइल डिटरमाइनिंग द रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल द डिबेंचर होल्डर विल चूज द ऑप्शन व्हिच हैज द हायर वैल्यू। डिबेंचर होल्डर वही ऑप्शन चूज करेगा जिसका वैल्यू हाई होगा, and accordingly it will be considered to calculate the cost of debenture। तो जिसका वैल्यू हाई होगा ना उसी को हम रिडेम्पशन वैल्यू कंसीडर करेंगे और उसके आधार पे हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर देंगे। जरा देखो इस क्वेश्चन को। अ कंपनी इशूड 10,000 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो मैच्योरिटी पीरियड कितने का है, 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है। फेस वैल्यू आपका डिबेंचर का ₹100 का है। आपका कूपन रेट जो आपका इंटरेस्ट रेट है दैट इज ऑफ 15%। अब कह रहे हैं एट मैच्योरिटी the debenture holder will have an option to convert the debenture into equity share of the company in the ratio of 1:10। 1:10 का मतलब क्या हुआ, 10 shares for each debenture। तो 1:10 कन्वर्जन का ऑप्शन है आपके पास। यानी कि अगर आप एक डिबेंचर देते हो, एक डिबेंचर आपके पास है, एक डेट है आपके पास, इसके बदले आपको 10 शेयर्स मिलेगा। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹12 ईच। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो ₹12 का है इक्विटी का,
राइट, एंड द हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट बीन 5% पर एनम, और जो ग्रोथ रेट है दैट इज ऑफ 5%. कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज्यूमिंग 35% टैक्स रेट. अब आपसे बोला है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बताओ 35% टैक्स रेट को कंसीडर करते हुए. नाउ से दिस, अब देखो कितना कितना लाइफ है, 5 साल का लाइफ है. कितने का लाइफ है? 5 साल का लाइफ है. आज इसका प्राइस 12 रुपए है, और हमने कहा था सर ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है. तो हमें दो चीजों को सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा. हमें फाइंड आउट करना होगा कि रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ कैश डिबेंचर क्या होगा. वैल्यू ऑफ कैश अगर मैं रिडीम करता हूं डिबेंचर को तो वो फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, यानी कि ये ₹100 होगा. दूसरा हमें ये देखना होता है कि जो अगर मैं इक्विटी शेयर लेके चलता हूं तो इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या होगा, और हमने कहा जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसको हम रिडीम्शन वैल्यू लेंगे. लेकिन अब यहां एक प्रॉब्लम है कि आज का रेट इसका 12 रुपए का है, लेकिन आज से 5 साल के बाद इसका रेट क्या होगा, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट. क्योंकि हम इवैल्यूएशन, ये 100 रुपीज मेरा रिडीम्शन वैल्यू है, 5 साल के बाद 100 रुपए ही मिलना है, ये पता है हमें. तो हमें शेयर में भी देखना होगा कि 5 साल के बाद शेयर का वैल्यू क्या होता है. तो हमें कितने शेयर्स मिल रहे हैं बताओ? 10 शेयर मिल रहे हैं. 10 शेयर मिल रहे हैं ना एक डिवेंचर को लेके, तो 10 शेयर तो मेरा रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड 2. अब देखो 12 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है, 5% का ग्रोथ रेट है, तो आपने कहा 12 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.05, राइट, 1 प्लस जी हो गया. अब 1 प्लस जी टू पावर एन आएगा या टी आएगा. सो व्हाट इज द टी हियर, दैट इज अ 5. तो आप कहते हो 1 प्लस 0.05 टू द पावर 5, ये तो ग्रोथ रेट है ना, आपको फॉर्मूला याद होगा, इंटू मल्टीप्लाइड टू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 0.05 टू द पावर 5. ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा इक्विटी का. अब हमने क्या किया, 10 इंटू 12 इंटू 1 प्लस 0.05 टू द पावर 5, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 153.12. तो अब बताओ 100 रखोगे या 153 रुपए 12 पैसे रखोगे? आप क्या बोलोगे? सर दिस विल बी माई रिडेम्पशन वैल्यू. प्रॉब्लम सॉल्व. अब जैसे ही मुझे रिडेम्पशन वैल्यू मिला, एन है मेरे पास, फेस वैल्यू है मेरे पास, इंटरेस्ट रेट है मेरे पास, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं ना. टैक्स रेट ऑलरेडी गिवन है 35%, टैक्स रेट भी है मेरे पास, ये सारा वैल्यू इसमें पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर. आपको आपका आंसर मिल जाएगा. करेक्ट. इसको भी मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं ना. समझ गए बात को? फटाफट इसको सॉल्व कर लेना. आंसर शीट में शेयर करूंगा, डोंट वरी, आप आंसर शीट मैच कर सकते हो. वैसे आप डायरेक्टली स्टडी मैट को रेफर करके भी आंसर शीट मैच कर सकते हो. और इनकेस कोई भी डिफिकल्टी हो आप आराम से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ना, यू हैव माय नंबर, राइट. कोई भी डिफिकल्टी हो डोंट हेजिटेट, यू कैन सिंपली व्हाट्सएप मी. चलते आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देखते हैं. अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की क्या खासियत होती है? बड़ी सिंपल सी बात है भाई. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में भी इसमें भी ना जो लायबिलिटी होती है ना वो फिक्स्ड होती है. बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम्स विद सम प्री डिसाइडेड रेट ऑफ डिविडेंड जिसमें आपको उसको पे करना होगा. करेक्ट. सो ये भी एक फिक्स्ड लायबिलिटी है अगर देखा जाए तो. सो इन दैट केस जो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होगा ना, दैट विल बी सिमिलर टू द केडी, द कॉस्ट ऑफ डेट. उसी फैशन में हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑन फेस वैल्यू. और ध्यान में रखना है इस बात को, जिस तरह से इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था फेस वैल्यू पे, लाइकवाइज प्रेफरेंस डिविडेंड विल आल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू. वो भी हम फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करेंगे. और जस्ट लाइक योर डेट, योर प्रेफरेंस शेयर इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल. इरिडीमेबल आप जानते हैं उसका रिडेम्पशन नहीं होता है, और रिडीमेबल अपने मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद क्या हो जाता है, रिडीम हो जाता है. सो वी हैव द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. सेम परपेचुइटी का फॉर्मूला लगा दो, है ना. परपेचुइटी का फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये जैसे आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया पीडी अपॉन पी नॉट. So KP is equal to PD upon P naught, as simple as it is. PD is here the preference dividend and P naught is here the annual, the net proceed from the issue of preference share. So P naught is the net proceed and PD is the annual preference dividend. So PD upon P naught is KP, right? So the cost of irredeemable preference share is like the calculation of perpetuity. Direct perpetuity का formula यही होता है basically. So PD upon P naught हमने किया, हमें क्या मिल गया, cost of irredeemable preference share मिल गया. Correct? नेट प्रोसीड. अब यहां भी इस बात को ध्यान में रखना है कि नेट प्रोसीड मींस इशू प्राइस लेस इशू एक्सपेंसेस और फ्लोटेशन कॉस्ट, जो हमने वहां देखा था. इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन देन स्टूडेंट्स कैन एज्यूम इट टू बी इक्वल टू द करंट मार्केट प्राइस. ऐसा होगा कि अगर इशू प्राइस नहीं गिवन है तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है, जो करंट मार्केट प्राइस है उसको हम इशू प्राइस मान लेंगे. इफ इशू एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन देन इट विल बी सिंपली टेकन एज जीरो. अगर इशू एक्सपेंस नहीं गिवन है तो वो जीरो हो जाएगा. इशू प्राइस नहीं गिवन है तो करंट मार्केट प्राइस ही हमारा क्या हो जाएगा, उसी को हम कंसीडर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे. Now see this question. It says that the XYZ and company issues 2010% preference share of 100 each. तो मेरा PD कितना हो गया? So PD is equal to 100 का 10%
इज इक्वल टू ₹10, 10 रुपए का पीडी हो गया मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड एट इशूड एट ₹95 ईच। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, कितने पे इशू किया गया है? 95 पे इशू किया गया है। क्या कोई इशू एक्सपेंस मेंशन्ड है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पीडी मेरा कितना हो जाएगा, 10 रुपए का हो जाएगा, और पी नॉट कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक 10/95, दैट विल गिव अस व्हाट, द केपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if R Energy is issuing preferred stock at 100 per share with a stated dividend of ₹12, 12 रुपए का डिविडेंड है, 100 रुपए पे इशू हो रहा है, एंड अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3%, देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। अब यहां फ्लोटेशन कॉस्ट आ गया, जैसे ही फ्लोटेशन कॉस्ट आया मेरा फॉर्मूला चेंज होगा, नाउ इट विल बी पी नॉट माइनस एफ। ये क्या हो जाएगा, यहां हमें फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना होगा। पीडी 12 रुपए का है, सो 12 रुपए का पीडी ऑलरेडी मेरे पास है, तो 12 डिवाइडेड बाई पी नॉट कितना है मेरा, 100 रुपए पे इशू हुआ है, 3% का फ्लोटेशन कॉस्ट है, सो 100 माइनस 100 का 3%, सो इज इक्वल टू 12/97। दिस विल बी आवर आंसर, राइट। सो हमने क्या किया, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर है तो फ्लोटेशन कॉस्ट को ट्रीट करना है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो जीरो हो गया, तो हम पी नॉट को लेके आगे बढ़ जाएंगे, करेक्ट। तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल, पीडी अपन पी नॉट, पीडी अपन पी नॉट, पीडी अपन पी नॉट। सिंपली याद रखना है फॉर्मूला ऑफ परपेचुइटी, जो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है दैट विल बी डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस या द इशू प्राइस, या आप कह सकते हो जो नेट प्रोसीड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, प्रेफरेंशियल। द नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंशियल। ये क्या होगा भाई, रिडीम होगा, और जब ये रिडीम होगा तो वी हैव द रिडेम्पशन वैल्यू, वी हैव द नेट प्रोसीड, वी हैव द लाइफ ऑफ द प्रेफरेंशियल, राइट, एंड वी हैव द प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। तो इस केस में क्या होगा, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल है? नहीं है, तो यहां टैक्स डिडक्टेबल 1 - t आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा प्रीवियस फॉर्मूला में हमने कहा पीडी अपन पी नॉट, यहां 1 - t नहीं किया, जबकि जब आप केडी निकाल लेते हो तो आपने कहा इंटरेस्ट अपन एनपी मल्टीप्लाई टू 1 - t, बिकॉज इट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। वी नो दैट पीडी इज पेड फ्रॉम ईएटी, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद हम क्या करते हैं, पीडी पे करते हैं। मैं एक बार आपको याद दिला दूं, आपका इनकम स्टेटमेंट आपने क्या किया था, सबसे पहले आपका सेल था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू द कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट गिव यू द EBIT, then from EBIT you pay the interest, then you get the EBT, that is before tax, then you pay the tax, you get the EAT, then you pay the preference dividend, then there's something called as EAE, earning available for equity shareholder, from that you can pay the equity dividend, and when you pay the equity dividend we get something called as retained earning। यही आपका इनकम स्टेटमेंट है। तो इसमें हम जब पीडी देते हैं ना, तो क्या टैक्स डिडक्टेबल है? नहीं, टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है। सो यानी कि यहां हमें 1 - t करने की जरूरत नहीं है, वी कैन सिंपली कीप इट पीडी। तो केपी इज इक्वल टू पीडी तो पूरा गया, प्लस अब प्रीमियम या डिस्काउंट की बात करते हैं, मतलब आरवी माइनस एनपी को लेके आ जाते हैं। कितने साल में पे किया, तो ओवर 5 इयर्स, ओवर 10 इयर्स, जो भी पीरियड था, तो बाय एन कर दिया हमने, और आरवी प्लस एनपी का हमने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। दिस इज योर केपी। तो यहां 1 - t हमें लाने की जरूरत नहीं है। सो पीडी इज एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, आरवी इज रिडेम्पशन वैल्यू, एनपी इज नेट प्रोसीड, एन इज रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमेशा याद रखना, एन को क्या बोलना है, रिमेनिंग लाइफ, एन को क्या बोलना है हमेशा, रिमेनिंग लाइफ। सिली मिस्टेक होता है कभी कभी एग्जाम में। Net proceed means issue price minus issue expenses, the same thing, that is the flotation cost. If issue price is not given, the student can assume it to be equal to the current market price. If issue expenses are not given, student need to consider it as what? 0. Now see this question. XYZ Limited issue 2010% preference share of 100 each at ₹95. 95 पे issue किया, face value 100 रुपए का है। The company proposes to redeem the preference share at the end of 10th year from the date of issue. Calculate the cost of preference share. So here N is equal to 10. What is the PD? Preference dividend is equal to 10% of face value, यानी कि 10 रुपए का। What is the redemption value? Redemption value will be 100, but what is the net proceed? Net proceed will be 95. कितने पे इशू है, 95 पे इशू है ना, फेस वैल्यू कितना था, 100 था, तो 100 पे ही क्या होगा, रिडीम होगा। तो हमारा रिडेम्पशन वैल्यू 100 हो गया, जबकि एनपी कितना हो गया, 95 हो गया, एंड 10 इयर्स का है, पीडी 10 हो गया हमारा। इस वैल्यू को डालो इसमें, यू विल गेट द आंसर। सो केपी इज इक्वल टू व्हाट इज द पीडी, दैट इज 10 प्लस आरवी माइनस एनपी, 100 माइनस 95, 100 माइनस 95 ओवर हाउ मेनी ईयर्स, आप कहते हैं 10 इयर्स, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 95 बाय 2। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर, करेक्ट। सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल, राइट। अच्छा, इसको मैं 2 सेशन में कर रहा हूं। द रीजन इज वेरी सिंपल कि बहुत सारे बच्चों के पास अभी तक नोट्स नहीं गया है, और मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है इन टेलीग्राम, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डेडिकेटेड ग्रुप है। उसी ग्रुप में सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन नोट्स आपको मिलेंगे। उसी ग्रुप में आपको कंपाइलेशन मिलेगा, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में आपको स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, वॉल्यूम 2 में आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, और फिर हम वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 को करेक्ट करेंगे वंस वी आर डन विद द चैप्टर। मैं आपको रेफर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से स्टडी मैट के क्वेश्चन के आधार पर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस बनते हैं,
और किस तरह से जब प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे तो कहाँ किस क्वेश्चन को किस प्रकार से ट्विस्ट किया गया था जिसकी वजह से वो डिफिकल्ट हो गया था, राइट। सो इस सेशन को हम यही रोकते हैं, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना। अगले सेशन से हमारा सेशन थोड़ा लंबा होगा, और आप में से अगर किसी बच्चे ने अभी तक नोट्स को प्रोक्योर नहीं किया है, काइंडली ज्वाइन द ग्रुप और वहां से क्या करो, नोट्स को पक्का करके प्रोक्योर कर लो, राइट। और प्रिंट आउट भी लेने की जरूरत नहीं है, हालांकि नोट्स में मैंने जगह छोड़ रखा है जहां आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू कैन यू शुड गेट द प्रिंट आउट। अगर आप ना भी लेना चाहो तो इट्स ओके, राइट। आप पीडीएफ फॉर्म में भी उसको फॉलो कर सकते हो और उसको अच्छी तरह से कवर कर सकते हो, है ना। अगर आप प्रिंट आउट लेके इसको एक फोल्डर में रखना चाहो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसी को हम फिल्टर करके 1.5 डेज स्ट्रेटजीज बनाएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, करेक्ट। साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं आपको, आपके एसएम का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। तो जो एफएम एसएम कंप्लीट रिवीजन प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाओगे तो आपको एसएम का कंप्लीट रिवीजन मिलेगा फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5। ये डिटेल्ड रिवीजन था, दैट इज टोटली कवर्ड। सेकंड राउंड में वी विल बी हैविंग अ रिवीजन ऑफ बुलेट पॉइंट रिवीजन, जिसको मैं कहता हूं, जिसमें हम सिर्फ बुलेट पॉइंट को रिवाइज करेंगे पूरे सिलेबस के लिए। तो आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया, सेकंड रिवीजन विल बी डूइंग देयर। एफएम की जहां तक बात है तो हम चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं, और आज हमने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया। ऐसे हम चैप्टर वाइज कवर करते हुए चलेंगे और सारे के सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन को हम कवर करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ उसका कनेक्शन देखने जा रहे हैं, और इस बात को समझने जा रहे हैं किस चैप्टर से कितना ट्विस्ट क्वेश्चन को किया जा सकता है। सो निश्चित रूप से ग्रुप को ज्वाइन करो और सेशन को कंटिन्यू रखना, राइट। सो विल स्टॉप हियर टुडे इन दिस सेशन, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।